हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपका डी लाइफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि हमारी आईटीआई थ्योरी चल रही है, तो इसके अंदर मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक चालकता और किरचॉफ का नियम जो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। तो बच्चों, आपको ज्यादा नहीं सोचना, जो मैं आपको बता रहा हूं बस उसी पर फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं क्लास के ऊपर कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, चालकता, जिसको बच्चों बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो चालकता क्या होता है बच्चों? जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध उत्पन्न करता है। बच्चों, प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। बाधा मतलब विरोध। उसी प्रकार चालकता विद्युत धारा प्रवाह को आसानी से प्रवाह होने देती है। इसका मतलब क्या हुआ, बता सकते हो क्या? कि जैसे प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार चालकता क्या करती है, विद्युत धारा को प्रवाह होने से रोकती नहीं बल्कि सुगमता प्रदान करती है। तो बच्चों, चालकता का मतलब ही क्या होता है? कंडक्टेंस, मतलब पास होने देना। तो यहां पर मैं कह रहा हूं, इसका चिन्ह जी होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। और इसका एसआई मात्रक महो होता है तथा इसे साइमन से भी दर्शाते हैं। तो बच्चों, यहां पर लिखा है G बराबर 1/R, मतलब R का विलोमानुपाती होता है कौन? G। तो G यहां पर क्या है बच्चों? चालकता। G यहां पर है चालकता। तो मैं ये कह सकता हूं कि G का उल्टा होता है R, बिल्कुल कह सकता हूं। देखिए, और R का जो होता है ओम, तो बच्चों अगर इसका उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा? महो। तो मैं कह सकता हूं कि चालकता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? महो, और उसको साइमन मतलब एस से भी दर्शाते हैं। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि चालकता को दर्शाते हैं या चालकता का मात्रक होता है, तो आप कहोगे साइमन। ठीक है। अब एक होती है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता, जैसे आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था ना, प्रतिरोधकता, वैसे आपका विशिष्ट चालकता भी होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। जब बच्चों प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता। इसका चिन्ह सिग्मा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक क्या होता है बच्चों? साइमन प्रति सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर ये क्या है? सिग्मा। सिग्मा मैं कहूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? सिग्मा, जल्दी से बताओ। सिग्मा जो है यहां पर विशिष्ट चालकता है। क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है। और एक बात बताओ मेरे को, ये रो जो है ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? विशिष्ट चालकता। और इसका मात्रक क्या होता है? साइमन प्रति सेंटीमीटर होता है। अब बच्चों, ये आया कैसे, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए, जैसे अभी आपने क्या किया था, पहले मैं उसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आपने क्या लिखा था कि जो सिग्मा होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ कि सिग्मा बराबर 1/ विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो आप कहोगे ओम इंटू मीटर। और अगर सेंटीमीटर में बात चल रही है तो बच्चों सेंटीमीटर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? ओम सेंटीमीटर लिख लो। अब मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ध्यान से सुनना। इसको क्या लिखूंगा? ओम बराबर 1/ओम इंटू 1/ सेंटीमीटर लिख सकता हूं ना। तो सिग्मा बराबर 1/ओम क्या होता है? 1/ओम आपको पता है क्या होता है? महो। महो कह दो या सीमन कह दो, साइमन। और डिवाइड में क्या है? सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं साइमन प्रति सेंटीमीटर किसका होता है? ये देखिए, साइमन प्रति सेंटीमीटर किसका? विशिष्ट चालकता का। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? साइमन प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति सेंटीमीटर, बात एक ही है। ठीक है। और जी को किससे प्रदर्शित होता है? चालकता से। और इसका मात्रक क्या होता है? या तो महो या फिर साइमन।
तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आपको ध्यान से रखना, ठीक है। तो ध्यान से याद रखोगे तभी हो पाएगा बच्चों। अब यहां पर देखिए, यदि किसी, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, यदि किसी प्रतिरोध की चालकता 0.05 साइमन और उसकी विशिष्ट चालकता 0.05 साइमन प्रति सेंटीमीटर हो तो उसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। मतलब आपको R निकालना है और रो निकालना है, ये 2 चीज निकालनी है। तो दिया क्या हुआ है, G का मान 0.05 और आपका सिग्मा का मान 0.05 साइमन प्रति सेंटीमीटर। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर 1/G, अभी लिखवाया था ना। तो 1/G का मान कितना है, 0.05, तो 1/0.05 लिख लिया। अब बच्चों यहां से मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर लगा दिया 100 और नीचे आ गया 5। 100 को जब 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 ओम। क्या आ जाएगा, 20 ओम। तो बच्चों इसका R तो आपका आ गया 20 ओम। कितना आ गया R, 20 ओम। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसको रो बोलते हैं, यह सिग्मा का उल्टा होता है, ठीक है। तो सिग्मा का मान कितना है, 0.05, तो 1/0.05। और यहां से अगर मैं कहूं पॉइंट हटा के ऊपर 100 नीचे 5, तो 100/5 क्या होता है बच्चों, 20। तो 20 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध का, और मात्रक बच्चों ध्यान रखना विशिष्ट प्रतिरोध का ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ओम किसका होता है, R का। तो विशिष्ट प्रतिरोध यहां पर आ गया 20 ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर ये लो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर दोनों चीज हमने निकाल दी है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, किसका मात्रक क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं यहां पर कुछ आपको बता रहा हूं टर्म्स। तो बच्चों ये टर्म्स जो है वो ध्यान रखना, इस टर्म के अंदर क्या है आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए सबसे पहले नोड, नोड होता क्या है, तो बच्चों परिपथ में जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक अवयव मिलते हैं उसे नोड कहा जाता है। पहले मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, फिर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक अवयव आकर मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, नोड। और परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक अवयव मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, जंक्शन। और जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर धारा विभाजित होती है। तो बच्चों जंक्शन और नोड में फर्क क्या हुआ कि नोड के अंदर 2 या 2 से अधिक अवयव एक बिंदु पर आकर मिलते हैं और जंक्शन के अंदर 3 या 3 से अधिक अवयव आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन एक ऐसा बिंदु है जहां पर धारा विभाजित होती है। अब बच्चों अगर आपको यह चीज नहीं समझ में आई तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है ना। अब डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम अगर मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये डायग्राम है। अब बच्चों ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इससे आपकी कई चीजें मैं क्लियर करूंगा, तो ध्यान रखना। ये डायग्राम है। अब यहां पर इसका नाम दे देते हैं, ये मेरी बैटरी है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस बिंदु पर कितने एलिमेंट मिल रहे हैं आके, एक तो बैटरी वाला एक प्रतिरोध वाला, 2 मिल रहे हैं, 2 अवयव है ना। और इस बिंदु पर कितने मिल रहे हैं, 3, एक ये R1 एक R2 वाला एक R3 वाला। और इस पर कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 1। तो इसको आप क्या बोलोगे, जंक्शन बोलोगे क्या। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर एक प्रतिरोध और लगा देता, एक प्रतिरोध और लगा देता तो आपका ये भी क्या बन जाता, जंक्शन, या आप नोड कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हो, नोड। तो मैं यहां पर कह देता हूं ये मेरा नोड बन गया। अब बच्चों एक बात बताओ कि नोड और जंक्शन में अंतर क्या हुआ। अच्छा इसको नोड बोल सकते हैं, इसको जंक्शन बोल सकते हैं क्या, नहीं। जंक्शन के लिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए, बल्कि नोड के लिए 2, तो इसको नोड बोलेंगे, इसको भी नोड बोलेंगे। परंतु यहां पर कितने बिंदु मिल रहे हैं, 3। तो 2 या 2 से अधिक के अंदर आता है ना, बिल्कुल आता है। तो ये बीच वाला नोड भी है
और ये जंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि तीन बिंदु तो मिल रहे हैं ना यहां पर, तो तीन बिंदु वाला कौन होता है? जंक्शन। अगर मैं चौथा और निकाल देता ऊपर की तरफ, जैसे मैं इस तरीके से बना देता, तो भी मेरा ये जंक्शन होता। और जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर धारा विभाजित होती है। ये बच्चों पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए, अब मैं कहूं इधर से कोई धारा गई, तो बच्चों यहां पर कुछ धारा जाएगी, यहां पर कुछ जाएगी, यहां पर कुछ जाएगी। तो जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर धारा विभाजित होती है। नोड पर हो भी सकती है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इसको नोड भी तो बोलते हैं ना, तो नोड पर हो भी सकती है और नहीं भी, पर जंक्शन पर हमेशा धारा विभाजित होगी। तो बच्चों इसलिए लिखा गया है कि जहां पर धारा विभाजित होती है। लूप क्या होता है? किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, उसे लूप कहते हैं, क्योंकि धारा बंद लूप में प्रवाहित होती है। तो बच्चों एक बात बताता हूं मैं आपको कि जैसे अगर बात करें इसकी, एक लूप ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला एक बार रफ कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये थोड़ा लेवल बन जाएगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। दो लूप बन गए ना। अगर मैं यहां पर इनको नाम दे देता हूं, जैसे ए, बी, सी और यहां पर दे देता हूं डी, तो बच्चों एक तो लूप आपका और नाम दे दो, ई दे दो और इसको एफ दे दो। एक लूप आपका ये बन गया ए बी डी ई, एक बन गया बी सी डी एफ, ऐसे बन गया ना। और एक बच्चों पूरा कह सकते हो ए बी सी डी ई एफ, मतलब पूरा। तो बच्चों उसको लूप कहते हैं, और लूप हमेशा बंद होता है क्योंकि धारा बंद लूप में ही प्रवाहित होती है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर बात आती है मैश। ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा क्योंकि ये आप बहुत कम सुनते हो। तो बच्चों ये क्या है? देखिए, मैश लूप की तरह ही होती है, क्योंकि लूप की तरह उसमें भी धारा प्रवाहित होती है, परंतु अंतर यह है कि मैश को आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मैश इसके अंदर बच्चों दो ही होगी। कौन कौन सी? ए बी डी ई, और दूसरी कौन सी होगी? बी सी एफ डी, ठीक है ना, बी सी एफ डी। और लूप आपके कह सकते हो आप ए बी डी ई, और दूसरा कौन सा है? बी सी एफ डी, और तीसरा पूरा कौन सा है? ए बी सी और एफ डी ई। तो बच्चों जब मैं तीनों लूप लेता हूं तो ये आगे दो विभाजित हो गए ना। तो लूप में तो ऐसा हो सकता है, परंतु मैश के अंदर अगर आप लेते हो तो बच्चों ये दोनों अलग अलग लेगो, बाहर वाला नहीं लोगे, क्योंकि बाहर वाला लोगे तो ये अंदर विभाजित हो गया फिर। इसलिए मैंने दो मैश बना दी और तीन लूप बना दिए। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आपसे पूछता वो, तो इसके अंदर कितने लूप और कितने मैश है? तो मैं कह दूं कि 3 लूप और 2 मैश है, ठीक है। 3 लूप और 2 मैश हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, किरचॉफ का नियम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है और महत्वपूर्ण भी है। किरचॉफ का नियम क्या होता है मैं बताता हूं बच्चों। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक दिया था धारा का नियम और दूसरा दिया था वोल्टेज का नियम। तो बच्चों किरचॉफ का जो पहला नियम था वो कौन सा था? वो था धारा का नियम। कौन सा नियम था? धारा का नियम। तो यहां पर लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि, जंक्शन को बोलते हैं संधि, और नोड पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कोई एक जैसे नोड, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो, ये आपका क्या है? जंक्शन और नोड है ना, इसको कहते हैं। तो इसके ऊपर जो आपकी धाराएं आती है उनका बीजगणितीय योग करें तो वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ये इसकी परिभाषा होती है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब बच्चों मैं कह सकता हूं इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट मतलब आने वाली धारा और बराबर आउटगोइंग करंट मतलब जाने वाली धारा। आने वाली धारा और जाने वाली धारा, ठीक है। ये अभी हम डायग्राम से बताएंगे आपको।
अब क्या है बच्चों, किरचॉफ के पहले नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, वो मैंने बता ही दिया। विद्युत आवेश के कारण धारा प्रवाहित होती है, इसलिए किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। बच्चों आपको पता है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किस पर आधारित है? तो आप कह रहे हो कि सर ये तो आपका धारा पर आधारित है ना, धारा का नियम है। तो बच्चों धारा जो होती है वो किसके बराबर होती है? Q बटा T। तो अगर मैं यहां से देखूं धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आवेश के कारण। तभी तो आप कहते हो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों किस पर आधारित हुआ? आवेश पर। तो इसका जो प्रिंसिपल है, संरक्षण है, वो किस पर आधारित है? वो आवेश पर आधारित है। तो यहां पर लिखा गया है आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो धारा का नियम है या पहला नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? आवेश के संरक्षण पर। तो ये ध्यान रखना, I बराबर होता है Q बटा T। तो Q क्या होता है? आवेश। ठीक है। अब ये जो मैंने परिभाषा बताई थी वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, ये देखिए। तो बच्चों ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको देखिए। ठीक है, यहां पर क्या है देखिए, एक ये आपका क्या है बीच वाला भाग, ये आप कहोगे तो ये आपके पास है, एक सेकंड, ये आपके पास एक डायग्राम है। तो इसके अंदर एक R1, ये R2, R3 ये इस तरीके लगा हुआ है, और ये आपका क्या है? नोड या जंक्शन। तो बच्चों एक बात बताओ, इसके अंदर जंक्शन की तरफ आने वाली धारा और जाने वाली धारा देखते हैं। तो I2 इसने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, I2 I3 इस तरीके से ये चल रहा है। तो बच्चों जब यहां पर I2 देखे तो अंदर की तरफ जा रही है, तो मैंने लिखा प्लस। ठीक है, I2 मतलब आ रही है प्लस, I3 भी आ रही थी प्लस। ठीक है, प्लस। अब यहां पर I1 माइनस का क्यों आया? क्योंकि बच्चों I1 जा रही है, आ नहीं रही। यहां से देखिए आप, यहां से जा रही है, तो मैंने माइनस का I1, और I4 भी क्या है? जा रही है, तो माइनस का I4 बराबर 0। तो I2 प्लस I3। अब इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते तो बच्चों आप क्या लिखते? I2 प्लस I3 बराबर, तो यहां पर पहले अगर मैं सोल्व करता, इसको मैं आपको पूरा बता देता हूं कि अगर मैं यहां से सोल्व करता तो क्या लिखता इसको। तो बच्चों आप लिखते इसको, देखिए I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4 बराबर 0। यही तो था कि दो आने वाली धारा थी और दो जाने वाली थी। तो यहां से I2 बराबर I3 बराबर, ये I1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों, I4 भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ है, I2 प्लस I3 बराबर I1 प्लस I4, ये मैंने निकाल दिया। अब एक बात बताओ, ये कौन सी धारा थी? I2 और I3। तो I2 ये थी और I3 ये थी, आने वाली धारा थी ना। तो आने वाली धाराओं का योग है ये, आने वाली धारा, और यहां पर धाराओं का योग लिख सकते हो आप, और इक्वल में I1 और I4 कौन सी थी? I1 और I4। तो बच्चों ये जाने वाली धारा थी, जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, तो यहां पर आपकी दो परिभाषा बन गई। पहली परिभाषा क्या बनी कि किसी नोड या जंक्शन बिंदु पर जो धारा आती है या जाती है उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। तो मैंने सबसे, बीजगणितीय का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस कोई भी आ सकता है। तो यहां पर प्लस माइनस सब चीजें आई। तो यहां पर I2 I3 I1 I4 जंक्शन पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, परंतु उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर रखा? शून्य के बराबर। और अथवा में दूसरी परिभाषा क्या थी कि किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बच्चों यहां से दूसरी डेफिनेशन और यहां से पहली डेफिनेशन दोनों मैंने परिभाषित करके दिखवा दी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब आपका बच्चों आता है किरचॉफ का दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। तो आप देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल EMF
का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब क्या है बच्चों, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक परिपथ है, इसके अंदर ये एलिमेंट लगी हुई हैं, या प्रतिरोध लगा लो आप, लिखा हुआ है ना प्रतिरोध, तो इसकी जो वोल्टेज होगी, इसकी जो वोल्टेज होगी, इसकी जो वोल्टेज होगी, इसकी जो वोल्टेज होगी, इन सबका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा बच्चों? या तो मैं कह सकता हूं शून्य के बराबर, या फिर आप कह सकते हो कि इनका जो विभवांतर होता है वो इनकमिंग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए कैसे, सबसे पहले यह बताओ कि मेरे को यहां पर वोल्टेज कितनी होगी, तो ए और बी टर्मिनल है, तो ए और बी मतलब वी ए बी, ठीक है। और यहां पर जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? वी बी सी, ठीक है। और यहां पर जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? तो आप कहोगे वी सी डी, ठीक है। और यहां पर जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? तो मैं बताऊंगा कि वी डी ए, वी डी ए, ठीक है, ये बना दी। अब बच्चों इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए वी ए बी, ठीक है, प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी और प्लस वी डी ए और बराबर 0। तो बच्चों यही तो लाइन थी। किसी बंद लूप या परिपथ में, ये देखो, किसी बंद लूप या परिपथ में ईएमएफ होती है वोल्टेज का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही लाइन मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी ये देखो कि बीजगणितीय योग इनके शून्य के बराबर है। और ये क्या बोलना चाहता है मैं आपको बताता हूं, ये क्या बोलना चाहता है। ये देखिए, ये एक प्रतिरोध और दो मैंने लगा दिए प्रतिरोध और बैटरी लगा दी। अगर 20 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम का ये है और 1 ओम का ये है, ठीक है ना बच्चों, तो ये दोनों प्रतिरोध है, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां से धारा पूछूं तो 4 और 1 5, 20 को 5 से भाग करोगे 4 एंपियर आ जाएगा। कितना एंपियर आ जाएगा? 4 एंपियर। तो बच्चों अगर 4 एंपियर आ गया तो 4 इंटू 4 वोल्टेज कितनी होगी? 16 वोल्ट। और 4 इंटू 1 कितनी वोल्ट होगी? 4, 16 और 4 20। तो इसने क्या बोला था कि किसी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग 20 वोल्ट है और प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस प्रतिरोध पे 16 वोल्ट थी, इस पे 4 थी, तो 20 बराबर 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20 बराबर 20। तो ये भी परिभाषा हो गई। और इनका जो बीजगणितीय योग है जितना भी, वो किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों लूप में लगता है, इसे लूप नियम कहते हैं। और यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। जैसे आपका किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित था, इसी प्रकार किरचॉफ का जो दूसरा नियम है लूप का नियम, वो किस पर आधारित है बच्चों? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास आएंगे क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का लूप का नियम किसके संरक्षण के आधार पर आधारित है? तो बच्चों लूप का नियम कौन सा होता है? दूसरा नियम। तो यहां पर लिख लीजिए कि लूप का नियम होता है दूसरा नियम, ठीक है। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था किसके सिद्धांत पर? ऊर्जा के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। तो इसका जो हम आंसर करेंगे वो कितना करेंगे बच्चों? तो ऊर्जा। तो यहां पर बी ऑप्शन। जब हमें यह चीज पता होगी तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट, किरचॉफ का जंक्शन नोड का नियम किसके संरक्षण के आधार पर आधारित है? तो बच्चों नोड का जो नियम है, जंक्शन का नियम, ये आपका कौन सा है? किरचॉफ का धारा का नियम है। कौन सा नियम है? किरचॉफ का धारा का नियम। और अगर धारा का नियम है तो आपको पता है I बराबर क्या होता है? Q बटा T, ये होता है। तो यहां से आप कह सकते हो Q क्या होता है? यहां से आवेश। तो मैं ये कह सकता हूं कि किरचॉफ का जो जंक्शन का नियम है, जो पहला नियम है, वो किस पर आधारित है? आवेश पर आधारित है।
तो बच्चों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि किसके ऊपर क्या आधारित है। अगर आप क्लास को अच्छे से पढ़ते हो तो कोई दिक्कत आती नहीं है, कहां से आएगी दिक्कत, है ना। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखिए और पढ़िए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपका क्या है, देखिए अब इसके अंदर हमें क्या लगाना है, इसके अंदर लगाना है केवीएल। दिए गए सर्किट में केवीएल का उपयोग करके आर का मान पता लगाएं। तो केवीएल बच्चों आपको लगाना है, ठीक है ना। ये आपकी बैटरी लगी हुई है यहां पर, तो ये आपका एक सर्किट है। बच्चों केवीएल में आपको मैं एक चीज बताता हूं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कहूं प्रतिरोध कितना है टोटल, तो आप कहोगे बच्चों 5 और 3 8 और 4 12 और 7 19, 19 है ना। अब 19 है तो 19 इंटू 2 38। अगर मैं यहां पर आर टोटल कहूं तो आर टोटल आप कहोगे कि 5 और 3 8 और 4 12 और 7 19, 19 ओम हो गया, ठीक है। और आई आपका कितना है, 2 एंपियर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वोल्टेज जो है वो कितनी आ जाएगी, यहां से वोल्टेज तो 19 इंटू 2 38 वोल्ट। तो यहां से अगर आप 50 माइनस 38 करते हो तो 12 वोल्ट कहां पर गई है, ये 12 वोल्ट आपकी गई है बच्चों यहां पर, इसके पास 12 वोल्ट आ गई, ठीक है। और आई कितना है, 2 एंपियर। आई तो आपका यहां पर 2 एंपियर आएगा, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, श्रेणी में समान होता है। तो आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई। तो वी बटा आई करोगे तो वी कितना है 12 और बटे में कितना, 12 बटे में कितना आ जाएगा 2 एंपियर ना, तो 6 ओम आ गया। कितना आ गया 6। पर अगर मैं केवीएल लगाता हूं तो केवीएल कैसे लगाओगे बच्चों, इधर देखो, यहां पर प्लस करो यहां माइनस, ऐसे जा रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब ये 1 सेकंड के लिए आप इस 12 को हटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और निशान पहले वाला ही लिखूंगा सबका। और आपको पता है क्या कि अगर केवीएल लगा रहे हो तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वोल्टेज नहीं है तो आई इंटू आर कर देंगे तो वोल्टेज बन जाती है। तो यहां पर 5 और आई कितना है 10, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, प्लस का 10 है ये, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6, उसके बाद 2 इंटू 4 8, ठीक है। और उसके बाद में यहां पहुंचे 7 इंटू 2 कितना 14, उसके बाद में यहां पहुंचे तो कितना आएगा, उसके बाद में यहां पहुंचे तो बच्चों यहां पर प्लस 2 तो है ही है, तो 2 आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आई इंटू आर लिखते हैं ना, आई का मान तो 2 है, आर का आर है, 2 आर। उसके बाद में क्या लिखूंगा, यहां से कर लो, यहां से। अब इसके बाद मैं लिखूंगा, ये देखिए यहां पहुंच गया ना, इसके बाद माइनस, ये प्लस माइनस है ना, तो माइनस और क्या लिखूंगा, v का मान 50 बराबर 0। तो बच्चों यहां से 10 और 6 16 और 8 24, 24 और 14 38, 38 माइनस 50, 38 प्लस का माइनस का 50 प्लस का 2r बराबर 0। तो बच्चों यहां से कितना आ गया, माइनस का 12 और उधर जाके माइनस का 2r, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट गया तो r बराबर कितना आ गया 12 बटे 2, तो मैं कह सकता हूं कितना 6 ओम। तो बच्चों आंसर तो आपका वैसे भी 6 आया था, कैसे, वो डायरेक्ट कर दिया था मैंने कि 38 ओम कितना, 38 तो बन गया था वोल्टेज इनके क्रॉस, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 दूना 38 हो गया था, 50 में से 38 घटाया 12 वोल्ट आ गई थी, और 12 2 आई का मान था 6 ओम। परंतु मेरे को लगाना था केवीएल। तो केवीएल बच्चों पहले आप डायरेक्शन बनाओगे, उसके बाद V बराबर आई आर होता है तो I इंटू आर करोगे। I 2 एंपियर था और R से गुणा कराता गया, 5 इंटू 2, यहां पर आप लिख सकते हो I जो है वो 2 एंपियर है, तो 5 इंटू 2 10 और यहां पर भी 2 एंपियर है, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 7 14, यहां पर 2 एंपियर तो था, परंतु R का 2 के एंपियर के साथ 2R और माइनस का 50, माइनस क्यों आया बच्चों, ऐसे घूम रहा हूं तो सबसे पहले इसका जो निशान है वो माइनस का है, तो उसके बाद कुछ नहीं है, सोल्व किया, R का मान कितना आ गया 6 ओम, ठीक है। नेक्स्ट
ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन है मेरा। तो बच्चों यहां से देखिए क्या करना है। अब देखो, अगर मैं यहां से वैसे ही लगाऊं, आपका यहां भी 5 एम्पियर होगा, बिल्कुल होगा ना, तो लगा दो केवीएल। अभी मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन बनाओ प्लस माइनस, ठीक है। तो बच्चों इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से अगर मैं 10 इंटू 5 50, प्लस का 50 है, ठीक है, ये वोल्टेज बना रहा हूं मैं, और 20 इंटू 5 100, ठीक है, और यहां पहुंचा मैं प्लस, और ये आपका है बच्चों V, ठीक है, क्योंकि V का मान पता लगाना है ना, V, और इधर पहुंचा तो माइनस का 200 और बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो 50 और 100 और माइनस 200, 100 और 50 150 प्लस का हो गया, माइनस का 200 प्लस का V बराबर 0। तो यहां से माइनस का ज्यादा बचा कितना, 50, माइनस का 50 बच गया, उधर जाके माइनस का V हो जाएगा। तो V का मान बच्चों आपका कितना आ गया, 50 वोल्ट। V का मान कितना आ गया, 50 वोल्ट, ए ऑप्शन। तो बच्चों सी मत लगा देना, ठीक है ना, बस ध्यान रखना निशान का। 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 5 100, फिर प्लस यहां पर V, ये नहीं पता था। उसके बाद यहां पहुंचा, पहले मैंने क्या देखा, माइनस का 200, पहले वाला चिन्ह लेना सबका, प्लस प्लस प्लस, और इसके पहले वाला माइनस। तो उसके बाद सोल्व किया तो V का मान कितना आ गया, 50 वोल्ट। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन है। पहले मैं इसकी पोलैरिटी बना देता हूं, प्लस माइनस। अब इसके अंदर अपने को क्या लगाना है, केवीएल लगाना है, ठीक है, आई। तो बच्चों यहां पर 10 एम्पियर है, तो अगर मैं यहां पर 10 इंटू 6 करूंगा, प्लस का 60 आएगा, क्योंकि आईआर ड्रॉप है ना, V बराबर आईआर होता है। तो 10 इंटू 6 60, उसके बाद यहां पहुंचा, यहां भी आपका कितना होगा बच्चों, 10 एम्पियर होगा। क्यों, क्योंकि धारा समान होती है श्रेणी में। 12 इंटू 10 120। उसके बाद मैं पहुंचा यहां, अब देखो इधर घुमा तो प्लस आया V, और इधर घुमा तो माइनस का 80 बराबर 0। तो बच्चों एक इक्वेशन लिखना सीख गए तो आपका आंसर आपके हाथ में है। 60 और 120 180 प्लस का माइनस का 80 प्लस का V बराबर 0। तो बच्चों यहां से कितना बचा, 100 प्लस का प्लस V बराबर 0। तो V का मान अगर मैं कहूं, उधर जाके क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस का 100 वोल्ट। तो बच्चों इसका 100 प्लस का मत कर देना, जो आंसर आया वो ही करना है। तो V बराबर माइनस का 100 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अगर आपने V 100 प्लस का कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और नंबर भी आपका कट जाएगा। एक इक्वेशन आप लिखना सीख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कुछ नहीं है, आईआर ड्रॉप ही तो लिखना है। तो इसका आईआर कितना हुआ, 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 12 120, ये V का V, और यहां पर 80 था, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे घूम रहे थे तो पहले क्या आया, माइनस। उसके बाद तो आपका आंसर है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, तो बच्चों इस तरीके से हमने चालकता और किरचॉफ के नियम को समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी आपका मैं इसका नेक्स्ट पोर्शन और लेके आऊंगा अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो जिसका इसी के अंदर कोई डाउट रह भी जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर क्लियर होगा। और बच्चों आप इस क्वेश्चन को बनाइए जरूर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से आए भी हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए डी लाइफ चैनल को। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इसके ऊपर वीडियो जो पड़ी है वो एक बार आप जरूर देखिए, ताकि उनको पता चले कि आईटीआई थ्योरी जो आपको करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो डी लाइफ ऐप को, किसी भी जाके ऐप पे, गूगल पे जाओ, याहू पे, कहीं पे भी तो विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने आप खुश रहिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय, शुक्रिया।